नमस्कार। लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। आप सभी के बीच में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के आए हैं। एक विशेष पर्सनैलिटी हमारे साथ यहां पर मौजूद है, जिन पर पिछले ही दिन जो है वो जानलेवा हमला हुआ है, बहुत ज्यादा लंबा ना खींचते हुए। रुमित सिंह ठाकुर, जो कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष भी है, उनसे हम बातचीत करेंगे। आज आपका जन्मदिन भी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन के एक दिन पहले जानलेवा हमला आप पर हुआ और जिस तरह की बातें सामने आई कि तलवारें भी थी, पिस्टल्स भी थी, कुछ इस तरह की चीजें रही। क्या ये पूरा सिनेरियो था? किसने हमला किया? आखिर क्यों एक बार फिर से इस तरह की बात सामने आ रही? जी, सबसे पहले आपका और लाइव टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारे प्रदेश से, देश से बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं भेजी हैं, तो मैं आपके माध्यम से उन सभी का दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले कल हम लोग जिला बिलासपुर के स्वारघाट नैना देवी विधानसभा में थे। तो नैना देवी विधानसभा का लास्ट बॉर्डर एरिया है, स्वाहन जगह है, और उसके साथ एक कोट जगह पड़ती है। तो कोट थाना के अंडर वो जगह आती है। वहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट का काम चला है। तो पिछले कई दिनों से हमारे जो वहाँ के पंचायतों के लोकल लड़के हैं, हमारे संगठन के भी हैं, हमारे पार्टी से भी लोग जुड़े हैं, तो वो लोग लगातार वहाँ पर उस प्रोजेक्ट में, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, तो वहाँ पर अपने काम के लिए वो लगातार मांग कर रहे थे कि इतने लंबे समय से और जिस जिस भी एरिया से वो काम होता हुआ आया है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों को वो काम दिया गया है। लेकिन जब उनकी पंचायतों में वो रेलवे प्रोजेक्ट वाले काम, प्राइवेट कंपनी वाले काम कर रहे हैं, तो वहां पर पंजाब से लोगों को बुलाया जा रहा है काम करने के लिए। वहां पर अगर ठेकेदार को भी काम दिया जा रहा है तो वो ठेकेदार भी पंजाब से आ रहा है। गाड़ियां भी लगाई जा रही हैं, वो गाड़ियां भी पंजाब से आ रही हैं। तो हमारे वो जो लड़के रहे, संगठन के हमारे कार्यकर्ता रहे, तो उन्होंने ये बात कही कि हमारे पास भी गाड़ियां हैं और जब काम यहाँ पर चल रहा है तो काम हमें दिया जाए, ताकि हमारे साथ जो हमारे और बेरोजगार लड़के हैं उनको भी साथ में रोजगार वहां पर प्राप्त हो सके। रुमित जी, यहाँ पर क्या जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के कार्यकर्ता है उन्हीं को काम नहीं दिया जा रहा है, या जो लोकलाइट्स और भी वहां पर थे उनको भी इंक्लूड? देखिए, स्पेशली जहाँ पर मेरी बात उनसे हुई तो उनका सारे के सारे लड़कों का, बहुत सारे ऐसे लोग लड़के वहां पर इंटरव्यू देने के लिए गए, तो वहां पर एक बात वो निकल कर आई। बहुत सारे लोगों ने ये मुझसे ये बात कही कि हमें ये कहा जा रहा है कि ये स्वर्ण समाज वाले हैं या ये देवभूमि वाले हैं, तो इनको काम नहीं। वो वहां की चाहे लोकल जो लीडरशिप है, चाहे वो लोकल लीडरशिप के प्रेशर में वो कंपनी काम कर रही है, वो किस तरीके से काम कर रही है। तो हमारे वहां से पार्टी के उम्मीदवार रहे दीपक ठाकुर, जिन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ा तो वहां के जो एक नेता, वरिष्ठ नेता, तो उनके हारने का बहुत बड़े कारण बने दीपक ठाकुर। तो जब वो लोग वहां पर कंपनी के वर्क साइट पर गए और वहां पर जाकर वहां के जो एरिया मैनेजर और जो वहां पे साइट उनके जो इंजीनियर हैं, तो उनसे बात करी, तो वहाँ के एक एचआर हैं रंजीत सिंह। तो जब वो लोग वहाँ से वापस आते हैं तो उनके बाद जाने के बाद वो जो एचआर है वो उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा देता है, जिसमें 147, 149, 273 और 504 की धाराओं के अंतर्गत वो मुकदमा दर्ज होता है। हमें उस बात की जानकारी मिलती है कि इस प्रकार से हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। तो जिस दिन मैंने वो अखबार में पढ़ा तो हमने उसी दिन कह दिया कि हम लोग कंपनी में आ रहे हैं बात करने के लिए 16 तारीख को। और जिस प्रकार हम लोग वहां पर गए, और वहां पर सबको पता था, क्योंकि वहां पर हमारे जो, क्योंकि जब मैं जाता हूं तो एक छोटा सा मतलब हमारे जो लोग होते हैं वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पर इन्फॉर्म करते हैं कि रुमित सिंह ठाकुर भाई आ रहे हैं। तो वहां पर डीसी साहब को इन्फॉर्म किया गया, एसपी साहब को इन्फॉर्म किया गया, वहां पर जो एसडीएम साहब हैं उनको इन्फॉर्म किया गया। तो जब वहां पर हम लोग पहुंचे तो उस एरिया में, तो वहां पे उस रेलवे प्रोजेक्ट का जो एरिया है, गेट है, उसके साथ ही एक महाबली बाबा जी का मंदिर है। तो वहां पर हमारे उन लड़कों ने कहा कि भाई यहाँ पर हम लोग दर्शन करते हैं। तो हम लोग वहां पर दर्शन करने के लिए गए थे। वहां पर जैसे रुके और वहां पे हमने, जैसे उन्होंने वो हमें भंडारा खिलाया, हमने वहां पर भंडारा खाने लगे। मेरे साथ 2 पत्रकार बंधु भी थे, और जैसे वो लोग वहां से बाहर गए तो कोई 2 गाड़ियां आती हैं, बोलेरो व्हाइट कलर की गाड़ियां आती हैं, मुंह पे नकाब पोश पूरी तरीके से करके, और गाड़ियों की नंबर प्लेट के ऊपर उन्होंने कपड़े डाले होते हैं और कवर्ड होता पूरा का पूरा नंबर प्लेट्स, हाथों में पिस्टल्स, तलवारें, रॉड, डंडे। तो पहले वो एक बार वहां आगे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, वहां पे पूछते हैं कि वो कहाँ है।
तो वहां पे लड़कों को समझ नहीं आया कि कौन कहाँ है। बोलते जी हमको नहीं पता कौन कहाँ है। तो गाड़ी में से एक आदमी निकलता है और वो बोलता है कि ये लोग भी उसके साथ हैं, और साथ साथ उनके ऊपर अटैक होता है। हमारे एक लड़के के टांग में लगी, बाजू में लगी, और जो हमारे पत्रकार बंधु थे उनको वहां से छलांग लगाकर, एक खड्ड में छलांग लगाकर अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। और एक और हमारे भाई थे, तो उनको मारी, तो उनको जैसे टांग में लगी तो उनके फोन के 2 टुकड़े हो गए उस रॉड के। तो जितने में वहां पर शोर हुआ कि बाहर लड़के मार दिए, तो हम अंदर थे, हमको जैसे सुना हम तुरंत बाहर जैसे गए उतने में वो गाड़ी वाले वहां से भाग गए। तो क्या वो आपको वहां पर डराने या एक तरह से जिसको कहते हैं कि ट्रेलर देने आए थे कि भाई हम इस तरह से, या क्या आपको क्या लगता है? मनोज जी देखिए, मेरा इस बात को लेकर मेरा सीधा कहना है कि जहां पर अगर रोमित सिंह ठाकुर की बात आती है, और रोमित सिंह ठाकुर अपने स्वर्ण समाज की लड़ाई जो लड़ रहा है, अगर किसी को रोमित सिंह ठाकुर को गोली मार के ऐसा लगता है कि हम इसको डरा देंगे, हम इसको हटा देंगे, एक रोमित को गोली लगेगी 1000 रोमित पैदा होंगे। एक रोमित मरेगा तो लाख रोमित पैदा होंगे। मुझे गोली मार दें, मुझे तलवार मार दें, मुझे काट दें, मुझे जो मर्जी कर दें, हमारे अंदर खून जरा दूसरा है। ना हम डरते हैं और ना हम पीछे हटते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि वो जो नकाबपोश हैं, जो नकाबपोश बनकर वो इस तरीके से हमले करना चाहते हैं, हमें कहना चाहते हैं रोमित सिंह ठाकुर यहाँ पर है, और अगर तुम 100 भी आएंगे तो रोमित सिंह ठाकुर तब भी अकेला उन 100 के सामने खड़ा रहेगा। और अगर हिम्मत है तो सामने से गोली मारे। पीठ पीछे कायरों का काम होता है, जिस प्रकार से वो कायरों की तरफ मारने आए। तो आपको क्या लगता है इसमें, क्या शक आपका कुछ ऐसा जा रहा है कि ये हो सकता है? मनोज जी, जहां पर वो HR है रंजीत सिंह, मैंने वहां पर भी वो बात कही थी कि हम 1% भी नहीं छोड़ेंगे, और जिस प्रकार से कि सूखे नहीं छोड़ेंगे, कुछ इस तरह से बात सामने। और मैं उस बात के ऊपर बिल्कुल मैं स्टैंड हूं, और इसलिए स्टैंड हूं कि अगर वो जो व्यक्ति रंजीत सिंह है, वो क्योंकि उसके बाद हमारी उनसे मुलाकात हुई वहां पर कंपनी में, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, पुलिस की जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं, तो हमने जो बात कही, तो कानूनी प्रक्रिया बहुत बड़ी है। तो कानूनी प्रक्रिया में जहां तक भी उनको जो हम लोगों को कार्रवाई करनी पड़ेगी, हम 1% भी नहीं छोड़ेंगे। जहां पर सूखा छोड़ने की बात आती है, तो सूखा छोड़ने की बात यही है साहब कि हम देवभूमि वाले हैं, और दूसरा कि हम देवभूमि क्षत्रिय संगठन वाले हैं। हमारे शब्दों के बहुत सारे मीनिंग निकाले जाते हैं कि रोमित ठाकुर ने बोल दिया, पहले भी होता आया है। तो हमेशा एक शब्द के 10 मीनिंग कहे जाते हैं। मेरा सीधे तौर पर यह बात कहना है कि जहां पर सूखे छोड़ने की बात आती है और नहीं बख्शे जाने की बात आती है, वो कानूनी तौर पर हम 1% भी नहीं बख्शेंगे। और तब तक हम लोग न्याय की हम लोग बात करेंगे कि जो भी वो नकाबपोश है, पुलिस उसकी जांच करे और निष्पक्ष जांच करे, जो वो लोग हैं उनको पकड़े, और जो अगर वो रंजीत सिंह अगर उसमें इन्वॉल्व होता है तो फिर उसको कानूनी रूप से बहुत बड़ी सजा भुगतने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। मतलब और आप रिवेंज नहीं करेंगे, कानूनी प्रक्रिया से चलेंगे? देखिए, जहां पर रिवेंज की बात आती है तो रिवेंज तो कानूनी प्रक्रिया में भी रिवेंज है। अगर बख्शा नहीं जाएगा तो कानूनी तौर पर भी हम नहीं बख्शेंगे। फिर हमारा चाहे लीगल सेल टीम है, लीगल सेल टीम किस प्रकार से उसके ऊपर एक्शन लेगी, तो शायद वो समझ पाएगा ना। मैंने वहां पर जब हम कंपनी में हम बैठे थे तो हमने वहां पर बैठकर भी बात करी कि अगर ये बात आती है तो फिर आपको बचना मुश्किल हो जाएगा, कानूनी प्रक्रिया से बचना मुश्किल हो जाएगा और तरीकों से आपको बचना मुश्किल हो जाएगा। रोमित जी, आपने कहा कि हम देवभूमि से हैं, स्वर्ण समाज से हैं, और देवभूमि संगठन की भी आपने जो है वो यहाँ पर बात कही है। अभी कुछ दिन पहले ही अगर हम बात करें मदन जी की भी, तो एक यात्रा वो निकाल रहे हैं थ्रू आउट दिल्ली से होकर के, या सारी चीज़ें हैं उसमें। तो जब उनसे हमारे ही एक पत्रकार ने जो है वो प्रश्न पूछा, मुकुल जी ने, कि क्या आप रोमित जी की एंट्री जो है वो होने देंगे संगठन में, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर तो कतई नहीं जो है वो एंट्री नहीं की जाएगी, एक बड़ा जिसे हम कहते हैं ना होगा, लेकिन हाँ एज अ पर्सनली या दोस्ती के तौर पर हो तो वो अलग बात है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, पहली बात है कि क्या खटपट चल रही है दोनों के बीच में? बात ऐसी है कि बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, और जहां पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन की बात आती है तो 1000 लोग हम ऐसे तैयार कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं। ठीक है, किसी के आने या कौन आता है कौन नहीं जाता मैं नहीं जानता, और कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा उसके बारे में मैं नहीं जानता। जहां पर बात आती है कि राजनीतिक तौर पर, तो
आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन है, दुनिया वाले कहते हैं, लोग कहते हैं कि हम गैर राजनीतिक हैं, लेकिन रोमित सिंह ठाकुर कहता है हम राजनीतिक हैं। हमारा देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा हम राजनीतिक है। क्यों? क्योंकि अगर बात समाज की आती है तो समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए राजनीति करने का दम चाहिए, हिम्मत चाहिए। जिसमें हिम्मत होगी वो आगे बढ़ेगा, जिसमें दम नहीं होगा, साहब ये जिन मुद्दों के ऊपर हम लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो जातिगत आरक्षण की बात आती है, वो आर्थिक आधार पर लागू करने की बात आती है, एट्रोसिटी एससी एसटी एक्ट में संशोधन करने की बात आती है, समानता का अधिकार लागू करने की बात आती है, जहां पर अपने युवाओं को समान रोजगार देने की बात आती है, समान फीस में समानता की बात हम लोग करते हैं, किसानों को समान बीज की में समानता की हम लोग बात करते हैं। साहब जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, आज हमने 29 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा है, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का विकल्प देवभूमि क्षत्रिय संगठन सवर्ण मोर्चा ने इस हिमाचल प्रदेश में दिया। क्यों दिया? क्योंकि दम है देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अंदर। अगर अपने आप को राजनीतिक बोलता है, डंके की चोट पे बोलता है, हम राजनीति हम समाज के लिए कर रहे हैं, डंके की चोट पे कर रहे हैं, किसी में दम है और रोक कर बता दे। तो क्या ये जानना चाह रहे हैं, जनता भी जानना चाह रही होगी कि क्या रोमित जी और मदन जी जो पहले जैसे कहते हैं ना कि भाई कंधे से कंधा मिला करके चलते थे, क्या अब खटपट है कुछ? जी देखिए, रोमित सिंह ठाकुर के साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से और सच्चे मन से, और मतलब जहां पर जान लेने और जान देने की भी बात आती है तो वो सच्चे मन वाले लोग रोमित सिंह ठाकुर के साथ हैं और जिंदगी भर तो साथ रहेंगे। और जहां पर मतलब एक स्वार्थ की बात आती है, जो लोग स्वार्थ को लेकर चलते हैं तो उनका जो समय अंतराल होता है वो बहुत छोटा होता है। मनोज जी, कई लोग आते हैं और अपना स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती, जब तक उनको कुछ दिया जाता है तब तक कई लोग खुश रहते हैं, जब तक उनको देना बंद कर देते हैं तो फिर वो अपने स्वार्थ की पूर्ति ना होने पर तो वो किस्म किस्म की बातें करके वो निकलने का मौका देखते हैं। तो ऐसे बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, और जहां पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन की बात आती है तो हजार ऐसे लोग तैयार होंगे और हम करेंगे, पूरी तरीके से करेंगे। और हमने किए 29 लोग वो जिन्होंने चुनाव लड़े। दूसरा, आज हमने कितने सारे प्रदेश अध्यक्ष हमने तैयार कर दिए, तब तो एक ही किया था। आज तो इतने सारे कई मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष हमने तैयार कर दिए। हमारे अंदर हिम्मत है मनोज जी, हमारे संगठन के अंदर हिम्मत है, तो हम कर रहे हैं। चलिए वो ठीक है, लेकिन अब जो बहुत बड़ा जिसको हम कह सकते हैं एक पॉइंट रहा था ये था कि स्वर्ण आयोग को लेकर के जो डिमांड उठी थी उसको लेकर के आप सभी लोग बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आए थे उस समय पर, चाहे धर्मशाला की बात हो, शिमला की बात हो। स्वर्ण आयोग कहाँ है आखिर, कहाँ लटका हुआ है, या क्या चीज, क्या स्टेटस है उसका? मनोज जी, स्वर्ण आयोग का मुद्दा देवभूमि क्षत्रिय संगठन के माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश में नहीं अपितु पूरे देश में आया। उसके ऊपर लड़ाई हुई, आंदोलन हुआ, देवभूमि क्षत्रिय संगठन के माध्यम से हुआ। सवर्ण मोर्चा भी बहुत बाद में बना, वो भी हमने इसलिए बनाया मैंने कि मतलब हमारे साथ अन्य जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग थे वो ऑलरेडी क्षत्रिय संगठन के साथ हमारे जुड़े थे, वैश्य समाज के लोग थे वो हमारे साथ जुड़ना चाहते थे, तो उनके कहने के ऊपर स्वर्ण मोर्चा का गठन किया गया। तो स्वर्ण आयोग की जहां पर बात आती है, हमने लगातार संघर्ष किया है स्वर्ण आयोग के लिए। और जो प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, उनको बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ा इस हिमाचल प्रदेश में कि स्वर्ण आयोग की गठन के नाम पर जो उन्होंने हमारे हिमाचल प्रदेश के 62 लाख लोगों के साथ धोखा किया, छलावा किया, उसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ा। स्वर्ण आयोग के मुद्दे के ऊपर आज भी हमारा स्टैंड वही है। और जिस प्रकार से अभी देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के हमारे जो लोग और हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिले और उनसे हमने पूरी की पूरी विस्तार पूर्वक हमने चर्चा करी, स्वर्ण आयोग के बारे में चर्चा करी, और उन्होंने एक बड़ा निष्पक्ष और एक बड़ा ही साफ सुथरे शब्दों में स्वर्ण आयोग को इस हिमाचल प्रदेश में लागू करने की बात वो हमारे साथ की। और जल्दी ही हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में हम लोग एक बहुत बड़े स्वर्ण महासम्मेलन का आयोजन हम करने जा रहे हैं। 1 लाख उस स्वर्ण महासम्मेलन का लक्ष्य रहेगा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ जो सरकार में अभी वर्तमान हमारे जो राजपूत और ब्राह्मण जो लोग बैठे हैं उन लोगों को उसमें बुलाया जाएगा। और स्वर्ण आयोग का जो मुद्दा है, मांग है, वो उस स्वर्ण महासम्मेलन में अपने 62 लाख लोगों को
समर्पित करके उस मुद्दे को हम लोग वहीं पर खत्म करने के लिए जा आपको लगता है कि स्वर्ण आयोग बन जाएगा? 100% बनाएंगे। तो उम्मीद जी, एक बहुत हम कह सकते हैं इस तरह की बात सामने निकल करके आती है कई बार कि अब जो है वो बात नहीं रही जो उस दौरान हुआ करती थी, जब शिमला में जैसे जाते थे पूरा जनसैलाब इकट्ठा होता था, या धर्मशाला में जब गए तो पूरा जनसैलाब इकट्ठा हुआ। तो ये शिमला में जिस दिन आपने राजनीतिक या कहें कि पॉलिटिकल पारी खेलने की बात कही, या जिस तरह से लोग टूटे बटे, उससे आपको ऐसा लगता है कि फर्क पड़ा कुछ चीजों में आसपास में? जी देखिए, मैं इस बात के ऊपर मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जहां पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की विकल्प की बात आती है, मनोज जी, हमारे जितने भी संगठन हैं उन संगठनों का एक लिमिट है। वो लिमिट है जिंदाबाद मुर्दाबाद। वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने पर वो खत्म हो जाते हैं और उसके बाद वो स्टॉप हो जाते हैं कि क्या करेंगे, सरकार के साथ बात करेंगे और करेंगे, या किसी के साथ चुनाव आएंगे, चुनाव आने पर किसी के साथ हम लोग सांठ-गांठ कर लेंगे और किसी के बोलने पर हम लोग किसी को वोट अपना शिफ्ट कर देंगे। हमारे लोगों की या हमारे संगठनों का एक वो लिमिटेशंस है कि आज हमारे लोग हमारे मुद्दों को लेकर सिर्फ ये समझ रहे थे कि यार जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से ये जो मांग है ये मांग पूरी होगी। प्रदेश की पिछली सरकार ने हमारी मांग को नहीं सुना। 1.5 लाख लोग धर्मशाला में इकट्ठा हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4 बार वादा करके वो लोग मुकर गए, 4 बार वादा करके मुकर गए। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं जी, आपने पार्टी बनाकर गलत किया, लेकिन आज हमने वो बात समझी और आज हम अपने सारे लोगों को, इस चुनाव के बाद हम अपने सारे लोगों को समझा रहे हैं जो लोग चुनाव के समय में नहीं समझ पाए। हमने कहा कि जब तक हमारे पास कलम की और कुर्सी की ताकत वाले लोग नहीं है मनोज जी, हम क्या कर लेंगे। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद, आप मुझे कहते हैं कि आप रुमि जी आंदोलन करो, मैं आज भी कहता हूं कि मनोज जी, मैं आपके ऑफिस से मैं यहां से भी चलना शुरू करूंगा और मैं बोल दूंगा कि हाँ जी, मैं शिमला आ रहा हूं पैदल अपने स्वर्ण समाज के लिए, मैं चलते चलते मैं आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। लेकिन उस आंदोलन का फायदा नहीं कि जिसमें हमारे लोग पिस जाएं। हम इन मुद्दों को हम समाप्त करना चाहते हैं। मेरा ये सीधे तौर पर ये मानना है कि जब तक हमारे लोगों के पास कलम और कुर्सी की ताकत नहीं होगी राजनीतिक तौर पे, वहां पर 48 हमारे बैठे हैं, लेकिन उन 48 का पावर बैंक कहां है, उन 48 को चार्ज करने वाले वहां पर कौन बैठे हैं, उनको ये एहसास दिलाने वाले कौन बैठे हैं कि भैया आप 48 हैं, आप राजपूत हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपको अपने समाज के बारे में बात करनी है। हम किसी के अधिकार छीनने के बारे में हम बात नहीं करते, हम अपने बारे में बात करते हैं। भैया एक को थाली में रोटी है तो दूसरे की हमारी थाली में भी आपको रोटी डालनी पड़ेगी। आपने एक वर्ग के लिए योजना बनाई, हमारे वर्ग के लिए भी योजनाएं बनानी पड़ेगी। मनोज जी, हमारे लोगों को सीधे तौर पे ये बात समझनी पड़ेगी कि जिंदाबाद मुर्दाबाद आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन है, तो देवभूमि क्षत्रिय संगठन आज जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वालों की फोर्स तैयार नहीं कर रहा है। आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा इस हिमाचल प्रदेश में कलम और कुर्सी की ताकत को जो तैयार करेंगे वो फोर्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, और वो फोर्स तैयार होती है वार्ड मेंबर से लेके और एक सांसद तक। मतलब पहले आप जवानी में थे, जैसे जवानी में खून खौलता है वो खौला, अब वो जवानी जो है वो शांत होते होते मैच्योरिटी लेवल पर आई है, और अब आप ये मान रहे हैं कि जिंदाबाद मुर्दाबाद ना करके दूसरे वे से आगे बढ़ा जाए। मनोज जी देखिए, मेरा एक बात मानना है कि आज मैं आपको ये बात बोलता हूं कि अगर देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा इस हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 2024 में लोकसभा में हम अपने पंचायत प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, अपने वार्ड सदस्य जब हम लोग जिताकर कुर्सी पर बैठाएंगे, हमारे उन लोगों को किसी बात की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे विधायकों को आवश्यकता पड़ेगी कि भैया हमें ये फैसला लेना है, हमें अपने कम्युनिटी का बैकअप चाहिए। देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा लाखों की संख्या में लोग लेकर उनके साथ एक बैकअप के तौर पे खड़ा होगा। यहाँ पर हम सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में रह जाते। अंदर जो लोग बैठे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ये मानना है और इसी काम के ऊपर मैं अपने कदम आगे बढ़ा रहा हूं कि अगर हमारे पास जिंदाबाद मुर्दाबाद करने देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के पास वो टीम है तो अंदर भी हमारे लोग बैठे हों, बाहर से आवाज उठेगी, अंदर कलम चलेगी। जी। अच्छा, एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है सीमेंट प्लांट को लेकर के, क्या राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी उसमें अपना कोई रोल नहीं दिखाना चाह रही है? क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस समय पर एक तरह से कलप रहा है, तड़प रहा है। जी देखिए, जहां पर ट्रक चालकों का और ये जो फैक्ट्री सीमेंट का मुद्दा आता है, हमारी उनसे बात हुई लगातार, जो उनकी लीडरशिप है, हमारे जो, क्योंकि हमारे तो अपने अर्की विधानसभा में है, तो जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं हमारे संगठन के साथ, सारे ट्रांसपोर्टर हमारे संगठन में जितने भी लोग जुड़े वो सब ट्रांसपोर्टर हैं। हमारे जो पदाधिकारी हैं, जिन्होंने जयदेव ठाकुर, जिन्होंने हमारे अर्की विधानसभा से चुनाव लड़ा, वो खुद एक ट्रांसपोर्टर है, उनकी खुद गाड़ियां वहां पर लगी हैं। आप उनके साथ है?
वो लोग लगातार उस आंदोलन का हिस्सा हैं, लेकिन वो एक नॉन पॉलिटिकली वो आंदोलन है, क्योंकि वो एक सारे के सारे उनका जो ट्रक चालक हैं और ट्रांसपोर्टर हैं उनका मुद्दा है। तो हमारे जो लोग हैं लगातार हर बैठक में क्योंकि खुद सारे ट्रांसपोर्टर हैं, लगातार हमने भी ये बात की कि हमारे खड़े होने की, क्योंकि अगर हम लोग जाएंगे तो कोई ना कोई उसको एक अनदर वे में लेगा और कहेगा कि नहीं जी देखो पॉलिटिकल आदमी आ गया। ठीक है, हम बेशक संगठनात्मक है, लेकिन अब जैसे हमारे लोग कहते हैं जी राजनीतिक, ठीक है, तो मनोज जी आज हमारे अंदर दम है, हम अपने समाज के लिए राजनीति कर रहे हैं और ठोक बजा के कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से सीमेंट का जहां पर मुद्दा आता है तो वहां पर हमने कहा कि जहां पर भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी, आप रात को 2 बजे बोलेंगे, हमारा संगठन हमारी पार्टी के लोग रात को 2 बजे पूरे हिमाचल प्रदेश से आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे। जिस भी लेवल पे उनको बात करने की आवश्यकता पड़ेगी हम लगातार उनके साथ टच में हैं, और क्योंकि हम लोग खुद वहीं से आते हैं तो हमारा प्राथमिकता बनती है उस मुद्दे जी। एक बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि चलिए स्वर्ण एंड ऑल इन सब की आप बात करते हैं राजपूतों की, लेकिन क्या राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जो अनुसूचित जाति ये एंड ऑल ये सारे वर्ग है इनको अपने साथ लेकर के चलेगी, या किस तरह से, क्या रोड मैप है आपका? क्योंकि अल्टीमेटली जब आपको करना होगा तो वाइड स्प्रेड ही करना होगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की भी अगर हम बात करें, कुछ रिजर्व्ड होती है, कुछ इस तरह की रहती है, तो वो क्या रोड मैप रहने वाला? मनोज जी देखिए, जहां पर अनुसूचित जाति वर्ग की बात आती है, रोमित सिंह ठाकुर कभी भी एससी वर्ग के खिलाफ नहीं रहा। मैं खिलाफ हूं उन दुकानदारों के जो इनके दुकानदार बैठे हैं, एट्रोसिटी के दुकानदार जो अपनी दुकानें खोलकर बैठे हैं, मैं उनके खिलाफ हूं और मैं उनका कट्टर विरोधी हूं। पहले भी था, आज भी और आगे तक रहूंगा और जिंदगी भर रहूंगा। बेशक आज मैं राजनीतिक एक पार्टी मैं रन कर रहा हूं, मैं तब भी उनका विरोधी रहूंगा और कट्टर रहूंगा। लेकिन जो अनुसूचित जाति वर्ग का एक निम्न वर्ग का जो परिवार है, जिसको आज तक उसके अधिकारों से वंचित रखा गया, उसको तो पता भी नहीं कि उसके अधिकार क्या है। उसको सिर्फ हल्ला पता है कि ऊपर से ऑर्डर आता है जी आपके अधिकार छीन लिए, और वो खड़ा हो जाता है कि नहीं यार अच्छा हमारे अधिकार छीन लिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात है कि आपको पता है आपके अधिकार क्या है? वो बोलते नहीं भाई साहब नहीं पता। मैंने बोला फिर क्यों आप हाँ में हाँ मिलाते? बोलते जी हमको ऊपर से आता है कि नहीं जी आपको खड़े होना है। मैंने बोला आपके अधिकार मैं आपको बताता हूं कि आपके अधिकार हैं क्या। आपके अधिकार वो हैं जो आपकी क्रीमी लेयर आपके अधिकार खा रही है। वहां पर कुर्सियों पर बैठकर एक आईएएस बन गया, वो लगातार उसकी पीडीआईएएस आईएएस एक वो लॉबी है, आपको उस लॉबी के अगेंस्ट आपको आवाज उठानी पड़ेगी। एक जो निम्न वर्ग का जो परिवार है एससी में, मनोज जी उनको तो आज भी उनके अधिकार नहीं मिले, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता हो। तो राजनीति का हिस्सा और राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं वो लोग। और जहां पर बात आती है अधिकारों की, अब आते हैं 100 रुपए, उन तक तो बेचारों तक 1 रुपया उनको दिखाया जाता है झुंझुना कि ये 100 रुपया आया है, लेकिन जब उनके पास पहुंचेगा तो 1 रुपया भी नहीं पहुंचता है। तो मैं उन परिवारों के साथ खड़ा हूं, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं। लेकिन ये जितने भी दुकानदार जो ये नेता हैं, इनके मैं कट्टर खिलाफ हूं। और जहां पर अनुसूचित जाति वर्ग की बात आती है, 7 आरक्षित सीटों के ऊपर हमने चुनाव लड़ा, उन लोगों ने हमारे साथ मिलकर हमारे साथ अपने कदम आगे बढ़ाए। क्यों बढ़ाए? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपने सुना, आपने देवभूमि क्षत्रिय संगठन या स्वर्ण मोर्चा, तो बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो समानता का मुद्दा, इस समानता का बीज इस हिमाचल प्रदेश में तैयार किया गया, वो देवभूमि क्षत्रिय संगठन के माध्यम से तैयार किया गया, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के माध्यम से तैयार किया गया कि एक नया विचार इस हिमाचल प्रदेश में जन्म ले रहा है, और वो विचार है समानता। कि जब हम सबके बराबर अधिकारों की बात करते हैं, उसमें अनुसूचित जाति वर्ग भी आता है, उसमें हमारे स्वर्ण जातियां भी उसमें आती हैं, कि जब हम सबके लिए बराबर हम एक बार बराबर बात कर रहे हैं, भैया आप इसको 10 रुपए दे रहे हैं, इसको भी 10 रुपया मिलना चाहिए, आप इसको एक योजना दे रहे हैं, इसको भी बराबर योजना मिलनी चाहिए। जो लोग, जो ये संगठन बात करते हैं कि नहीं जी हम समानता करेंगे, हम एक दूसरे के साथ चलेंगे, कैसे चलोगे भाई? आरक्षण की, जातिवाद की खाइयों तो आप खुद खोद रहे हैं, खुद उन खाइयों को और गहरा करते जा रहे हैं, और फिर आप बात करते हैं समानता की। हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक्चुअल में बात करते हैं समानता की। ये समानता तभी होगी, और अनुसूचित जाति वर्ग की जहां पर मैं बात करता हूं तो स्पेशली हम उन निम्न परिवारों के साथ खड़े हैं, और दुकानदारों के कट्टर विरोधी हूं मनोज जी, पहले भी था, आज भी और जिंदगी भर रहूंगा, जिन्होंने एट्रोसिटी SC/ST के नाम पर अपनी दुकानें खोली हैं। और मेरा संकल्प है कि उनकी दुकानें बंद कराकर ही मैं दम लूंगा, ऐसे मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। तो रोमित सिंह ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो एक तरह से बांटने की कोशिश करते हैं, उनकी दुकानें बंद करने की कोशिश करेंगे, और जो क्रीमी लेयर इसका इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रही है उसको खत्म करने की कोशिश ये करेंगे। अंत में एक प्रश्न या कहे संदेश आपसे लेना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे? जिस तरह का करंट सिनेरियो चल रहा है, रोमित सिंह ठाकुर पर हमले हो रहे हैं, तलवारें लेकर के आ रहे हैं,
नकाबपोश लोग पहुंच रहे हैं, तो इस करंट सिनेरियो में क्या आपका संदेश है, क्या मेंटल स्टेट आपका चल रहा है? मनोज जी, मैं आपके लाइव टाइम्स के माध्यम से मैं सीधे तौर पर ये बात कहना चाहता हूँ कि जहां पर ये हमलों की बात आती है, क्योंकि सेकंड टाइम हुआ है, अगर मैं जितने भी ऐसे ये जो क्या शब्द इनके लिए प्रयोग करें, नकारा शब्द प्रयोग करें या इनके लिए डरपोक शब्द इनके लिए प्रयोग करें, जो भी होंगे XYZ, मैं इनको सीधे तौर पे बात कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे किसी में भी दम होगा तो रुमित सिंह ठाकुर की छाती है। अगर दम होगा, असली होंगे, तो यहाँ पर गोली मारना, ये पीठ पीछे नकाबपोश बन के तलवारें लेकर, क्योंकि हम तलवारों के लड़ाइयाँ भी हमने सामने से लड़ी, हमने कभी किसी की पीठ पे तलवार नहीं मारी, और हम सामने से हर बार सहने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर इनको लगता है कि रुमित सिंह ठाकुर को गोली मार के इनको लगता है कि बहुत बड़े खप्पी खां बन जाएंगे, अगर एक रुमित सिंह ठाकुर मरेगा, 1000 रुमित सिंह ठाकुर पैदा होंगे, और 1000 भी नहीं, लाख रुमित सिंह ठाकुर पैदा तैयार होंगे। कितनों के मारोगे? लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस दिन तुम्हारी छाती के ऊपर झंडा गाड़ेंगे इस हिमाचल प्रदेश में, वो हम गाड़ के रहेंगे। और जितने भी ऐसे ये नकाबपोश, ये जो डरपोक हैं, ये जितने भी हैं, अकेला हम पूरे हिमाचल प्रदेश में जाते हैं। जिसमें दम होगा सामने से आना, पीठ पीछे आएंगे तो बख्शेंगे नहीं, 1% भी नहीं बख्शेंगे। पीठ पीछे जो वार करेंगे, हिम्मत होगी, असली होंगे, वो चाहे जो मर्जी होगा, सामने आकर वार करने की बात करना। और जहां पर ये बात आती है, ये जो प्रोजेक्ट वाली बात आती है, तो वहां पर जो HR है, सीधे तौर पर अगर वो पुलिस की जांच में अगर वो जिम्मेवार पाया जाता है तो कानूनी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे और हर संभव वो एक्शन उसके अगेंस्ट लेंगे जो कानूनी तौर पर उचित होगा। बता दें आपको, रुमित सिंह ठाकुर पर पिछले कल ही जानलेवा हमला हुआ, और हमने भी जानना चाहा कि भाई आखिरकार क्या ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से यह हमला हुआ, क्या कुछ पूरी चीजें रही है, बात करने की कोशिश की। और साथ ही में और भी पॉइंट्स को हमने जानना चाहा, स्वर्ण आयोग का क्या स्टेटस है, किस लेवल से या किस फोर्स के साथ उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत से सवालों के जवाब मिले हैं। रुमित जी, आपने समय दिया, बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को और पूरे देशवासियों को आज जन्मदिन के दिवस पर जो उन्होंने बधाइयाँ, जो शुभकामनाएं और अपना जो आशीर्वाद प्यार दिया है, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें हमारे लोग इतना प्यार करते हैं और हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर नेक्स्ट रिपोर्टिंग में मनोज ठाकुर। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।